स्टूडेंट्स, राजस्थान हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है मालव जनपद। इससे पहले आपने मत्स्य जनपद के बारे में जाना था। आज हमारा चर्चा का विषय है मालव जनपद। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मालव प्रारंभ में दक्षिणी पंजाब में निवास करते थे। दक्षिणी पंजाब जो था वो इनका मूल निवास स्थान था। लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर या कहना चाहिए पंजाब की तरफ आक्रमण किए, उस समय मालव अपनी सुरक्षा की दृष्टि से और सिकंदर के आक्रमणों से आक्रांत होकर राजस्थान की तरफ उन्होंने प्रयाण किया। जब मालव दक्षिणी पंजाब में रहते थे तो रावी और चिनाब नदी का संगम जो था, वहां पर रावी के निचले भाग के दाहिनी तरफ इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र था। जब सिकंदर पंजाब की तरफ बढ़ा, तब मालवों ने अपने परंपरागत शत्रु शूद्रकों के साथ एक संयुक्त संधि कर ली कि सिकंदर को पराजित करने के लिए वो दोनों एकजुट होकर सिकंदर का आक्रमण का सामना करेंगे। अतः सिकंदर के लिए भी ये बहुत आसान नहीं था कि वो मालव और शूद्रकों की संयुक्त शक्ति को परास्त कर देता। प्रारंभ में सिकंदर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः वो विजयी हुआ। परंतु इन दोनों की शक्ति से उसे जो परेशानी हुई, जो उसे कठिनाई हुई इन पर विजय प्राप्त करने के पर, इसलिए सिकंदर क्रोधित हो गया और उसने, ये कहा जाता है कि रावी के तट पर या दक्षिणी पंजाब में रहने वाले मालवों को, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो नर नारी हों और चाहे बच्चे, उन्हें काफी मात्रा में उनका नरसंहार किया। ऐसी स्थिति में मालव जो थे वो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात राजस्थान की ओर जब बढ़े तो उन्होंने राजस्थान में टोंक, अजमेर और मेवाड़ की ओर रुख किया। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में मालवों के लिए आयुध जीवी जाति का उल्लेख किया है और महाभारत में भी इनका उल्लेख, हमें मालवों का उल्लेख मिलता है। जब ये राजस्थान के टोंक, अजमेर और मेवाड़ की ओर इन्होंने रुख किया और इन्होंने, ये कहा जाता है कि टोंक से या नगर करकोट से, टोंक के दक्षिण पूर्व में स्थित जो है ये नगर या करकोट नगर, लगभग 40 किलोमीटर टोंक से, वहां पर मालवों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अब राजस्थान में आने के पश्चात मालव जो हैं, उन्होंने अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और इसलिए ये कहा जाता है कि इन्होंने पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों में अपनी सत्ता का विस्तार करने की योजना बनाई। जब इन्होंने अपने विस्तार की योजना बनाई तो ये कहा जाता है कि पुष्कर में उत्तम भद्रों का शासन था और ये उत्तम भद्र पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। तब उस शासक ने शक नहपान से सहायता की याचना की और नहपान के दामाद ऋषभ दत्त ने मालवों के साथ युद्ध किया और ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि इस युद्ध में मालवों की पराजय हुई। हालांकि ऐसा भी विद्वानों का विचार है कि जब इन्होंने ऋषभ दत्त ने इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने मालव क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया, लेकिन
इसके पश्चात अजमेर क्षेत्र में जो हमें नहपान के सिक्के उपलब्ध हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि शक क्षत्रपों ने मालवों को परास्त करके इस क्षेत्र में अपने सिक्के जारी किए थे। इसी प्रकार द्वितीय शताब्दी में उज्जैन के शक क्षत्रपों के साथ भी शक क्षत्रपों का जब उदय हुआ तो उनमें रुद्रदमन और महाचष्टन जैसे जो योद्धा थे, उनके उत्तराधिकारियों ने उनके उत्तराधिकारियों के अजमेर, टोंक और मेवाड़ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, उससे भी ये पता चलता है कि शक शासकों ने मालव जनपद को अपने अधीन कर लिया था। साथ ही रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी मालवों पर शकों के शासन का उल्लेख मिलता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो शक क्षत्रप थे वो कुषाणों के अंतर्गत, कुषाण शक्ति के अंतर्गत राज्य कर रहे थे, तो शकों पर भी कुषाणों का प्रभाव था। तो अभी हमने बात करी द्वितीय शताब्दी ईस्वी की, लेकिन ये कहा जाता है कि जब धीरे धीरे कुषाणों की शक्ति क्षीण होने लगी तो इन्होंने तीसरी और चौथी शताब्दी में मालवों ने अपनी शक्ति के विस्तार की योजना पुनः बनाई और इस बात का उल्लेख जो है वो नोदसा यूप अभिलेख में मिलता है, जिसकी तिथि कृत संवत 282 मानी गई है। ये कहा जाता है कि उस समय इन्होंने भरतपुर, कोटा और उदयपुर क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार किया और वहां पर इस बात का उल्लेख मालव संवत जो है जो प्रचलित हुआ उसमें इस बात की पुष्टि होती है। और ये कहा जाता है कि मालव कुल में उत्पन्न जय सोम के पुत्र श्री सोम ने मालव शक्ति के विस्तार के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्होंने अपनी विजय पताका के पश्चात षष्ठी राज यज्ञ का भी आयोजन किया। तो ये जो तीसरी और चौथी सदी है, ये हम कह सकते हैं कि ये मालवों की उन्नति का काल है। द्वितीय सदी में मालवों का किससे, शक और क्षत्रपों से संघर्ष हुआ। तीसरी और चौथी शताब्दी सदी में भरतपुर, कोटा और उदयपुर क्षेत्रों में मालव संवत के प्रयोग के जो चिन्ह मिले हैं, जो प्रतीक मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इस समय इनकी शक्ति का विस्तार होने लगा था। लेकिन मालव आयुधजीवी थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाणिनि ने भी इन्हें आयुधजीवी कहा है। इनका ये कहा जाता है कि अवंती के शक शासकों के साथ भी संघर्ष हुआ मालवों का, लेकिन इसी बीच गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो है उसकी शक्ति का विस्तार बहुत अधिक हो गया था और ये कहा जाता है कि ये दोनों नवोदित शक्तियां जो थी वो गुप्त शासक समुद्रगुप्त से परास्त हुई। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के विषय में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें भी लिखा हुआ है कि मालव, अर्जुनायन, योधय जातियों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये भी माना जाता है कि इन्होंने आत्मसमर्पण अवश्य कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने इनके राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया और यहाँ पर मालवों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था चलती रही। इसके अलावा क्योंकि अब हम इनके पहले हमने ये देखा कि तीसरी और चौथी सदी में इनका विस्तार हुआ, उसके बाद ये देखते हैं
कि गुप्त शासक जो थे उन्होंने इनकी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था में भी ज्यादा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। और कुछ विद्वानों ने यशोधर्मन जो कि 532 ईस्वी में हुए हैं उनका शासन करते थे, उनका ये मानना है कि वे भी मालव थे और उनके समय में मालव साम्राज्य जो था वो अच्छी स्थिति में था और उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय पताका फहराई। मालवों की शक्ति का हमें पता मालव जाति द्वारा स्वतंत्र संवत के प्रयोग से भी मिलता है। ये कहा जाता है कि इन्होंने एक स्वतंत्र संवत का प्रयोग किया जो कि कृत संवत, मालव संवत और कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि जो 57 ईस्वी में ईसा पूर्व में विक्रम संवत था वही मालव संवत था। लेकिन इस बात से अधिकांश इतिहासकार सहमत नहीं है। यद्यपि कृत संवत और मालव संवत का समय काल भी 57 ईसा पूर्व ही रहा है। अब हम बात करते हैं संवत के पश्चात कि काफी अधिक मात्रा में मालवों द्वारा जारी मुद्रा या मालव सिक्के भी हमें राजस्थान के पूर्वी राजस्थान, रेड और करकोट नगर से प्राप्त हुए हैं। ये कहा जाता है कि ये सिक्के यद्यपि काफी छोटे आकार के थे लेकिन और इनका समय ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर दूसरी सदी ईसवी तक का है। इनका वजन 1.5 ग्रेन के करीब होता था और इनमें मालवा नाम जय शब्द का उल्लेख किया गया है। कुछ सिक्कों पर हमने देखा कि उनके अग्रभाग में बोधि वृक्ष और पीछे के भाग में सूर्य और शिव तथा अग्नि इस प्रकार के चिन्ह अंकित किए गए हैं। तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये लोग अपने सिक्कों पर और कुछ सिक्के ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनमें अलग अलग 40 सेनापतियों के नाम का उल्लेख किया गया है। तो इन सब चीजों से ये ज्ञात होता है कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इनका जो शासन था, वहां लोकतांत्रिक सिद्धांत ज्यादा प्रभावशाली थे क्योंकि उन सिक्कों पर कहीं भी किसी राजा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि ये जो सिक्के हैं इनमें प्रतीक के रूप में अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं बोधि वृक्ष, कहीं सूर्य, कहीं अग्नि, इन सब चीजों की वो देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि टोंक के पास उनियारा नगर में इनके 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। तो इन सब चीजों से ये प्रमाणित होता है कि जो टोंक और उसके आसपास का क्षेत्र था, यहाँ पर ये लंबे समय तक इनका शासन रहा और ये जो 6000 तांबे के सिक्के मिलने इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि संभवतः यहाँ पर इनकी टकसाल रही होगी। और ये भी कहा जाता है कि इन सिक्कों के अतिरिक्त रांगे की एक सील भी उपलब्ध हुई है जिसमें कि मालव सरदारों के नाम अंकित हैं। इन सब चीजों को देखने के पश्चात यदि हम इनके सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना चाहें तो हम ये देखते हैं, मुख्यतः सिक्कों को आधार बनाकर अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं कि इन्होंने ये लोग वैदिक धार्मिक नियमों का पालन करने वाले थे। यज्ञ, शिव, अग्नि, सूर्य, इनकी ये संभवतः उपासना करते थे। लेकिन सिक्कों पर बोधि वृक्ष का मिलना इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध धर्म के प्रति भी ये लोग सहिष्णु थे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग जैन धर्म को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में
प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, आज हमने इनकी चर्चा की और इससे आपको टोंक, अजमेर और उसके आसपास रहने वाले मालव लोगों के विषय में, मालव जाति के विषय में जानकारी मिली। और जैसा कि मैंने बताया कि इनका पूर्व निवास स्थान जो था वो दक्षिणी पंजाब था, लेकिन सिकंदर के आक्रमण करने के पश्चात, सिकंदर के आक्रमणों से त्रस्त होकर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग राजस्थान में इस स्थान पर आकर निवास करने लगे। थैंक यू।